Hello guys, my name is Akhilesh. Welcome to i3 Institute. This is our geomorphology का first lecture जिसका नाम है Interior of the Earth. Now, this particular topic is related to all the other topics of geomorphology. कैसे? Whatever happens on the surface of the Earth is a result of the chemical reactions या फिर physical reactions taking place inside the interior of the Earth. ठीक है, तो इसी से शुरू करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ऊपर होता क्या है. वोल्केनिज्म होगा तो एसिडिक रॉक निकलेगा या बेसिक रॉक, क्योंकि वो वोल्केनिज्म हुआ कहां से, इट हैज कम फ्रॉम द इनसाइड बीनीथ द सरफेस, वहां से ही उसका ओरिजिन है. तो वी माइट एज वेल अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इनसाइड द अर्थ, उसका लेयरिंग कैसा है एंड व्हाट प्रूव्स वी हैव टू सपोर्ट द नॉलेज वी हैव. मतलब सिस्मिक एविडेंसेस, अर्थक्वेक जब होगा उसमें से जो वेव्स निकलेंगे उससे पता चलेगा अंदर जो हमने जो अंदाजा लगाया ये दिस टाइप ऑफ रॉक इज देयर, ये है कि नहीं है, दैट विल बी कंफर्म्ड बाय द सिस्मिक वेव्स. उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. दैट इज प्रीटी एडवांस फॉर अ पर्सन हु इज वाचिंग दिस लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ज्यादा टेंशन नहीं है, यही सिर्फ याद रखना है कि व्हाइल अटेंडिंग दिस लेक्चर you need to keep your focus on the slides and particularly this slide, this one जिस पे लिखा है टॉपिक्स टू बी कवर्ड. क्योंकि जैसे ही एक टॉपिक कवर होगा दिस स्लाइड विल बी शोइंग समथिंग व्हिच इज नॉट शोन इन द अदर स्लाइड्स, मतलब अदर टॉपिक्स. मतलब यहाँ पे रेड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक हो गया तो यहाँ पे रेड हो जाएगा, ऐसा इट विल शो ऑन टिल 9th टॉपिक. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, these 5 topics discuss the structure, layering, physical properties, chemical properties of interior of the earth. 6th, 7th, 8th, these topics discuss the seismological evidences that we have, and 9th topic is the anchor of our lecture. Interior of earth पे लोगों ने PhD हो चुकी है लोगों की. We are not falling for that. बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है because we have to stick to the exam. So this is the anchor that we have. 9th topic is about UPSC previous year questions that has been asked in the previous years. UPSC optional and UPSC mains. ठीक है? So without further ado, let's move on to the first topic, origin of the earth. Now this one is the most controversial topic कि earth का formation हुआ कैसे होगा. What is the theory behind the origin of the earth? क्योंकि बहुत सारे scientists have fought amongst themselves कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं ऐसा, प्रोटोस्टार था, कहीं से बाहर से एक स्टार आया, एक कॉमेट आया, वो फट के उसका सोलर सिस्टम में कन्वर्जन हो गया, व्हाट नॉट. बट वी आर नॉट फॉलोइंग फॉर द डीपर स्टडी. वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन 2 people, इमैनुअल कांट एंड लैपलास. इन लोगों ने एक थ्योरी दी, थ्योरी का नाम था नेबुलर हाइपोथेसिस. अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस देयर वाज अ क्लाउड, इंटरस्टेलर डस्ट का क्लाउड, जिसमें शायद सॉलिड हो सकता है, गैसेस थे या फिर फ्लूइड भी मटेरियल. इट कैन हैपन, वी डोंट हैव प्रूफ टू एक्नॉलेज व्हाट हैज हैपेंड. इट्स जस्ट अ हाइपोथेसिस गिवन बाय इमैनुअल कांट एंड लैपलास. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लाउड था, इसका कंडेंसेशन होके, कन्वर्जन होके सन एंड प्लैनेट्स में इट क्रिएटेड सन एंड प्लैनेट्स, द होल सोलर सिस्टम. This cloud got condensed to form a shape and this shape converted itself into a disk, और a disk का center बन गया. And as the mass was added to the center, कैसा हुआ कि if you have a mass, you have a gravitation. तो पहले एक बड़ा वाला स्टोन या फिर बड़ा वाला डस्ट पार्टिकल या फिर रॉक होगा जिसका बहुत बड़ा मास है, it attracted the other particle, उसका मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो ग्रेविटी भी बढ़ गया. नाउ इट इज ग्रोइंग बिगर, तो और मास ऐड हो गया तो और ग्रेविटी. ऐसे होते होते जो दूर के पार्टिकल्स है इसका ग्रेविटेशन इतना बढ़ गया कि दूर के पार्टिकल्स आल्सो फेल इनसाइड द सेंटर और एक बड़ा स्टार बन गया जिसका नाम हमने दिया सन. आज द सन दैट वी सी इन द स्काई. ठीक है, अब जैसे सेंटर के यहां पे मतलब बीच में एक बहुत बड़ा मैसिव ग्रेविटेशनल सेंटर बन गया, ऑब्वियसली वैसे ही
around that particular center there were few more gravitational centers, and ये gravitational centers started attracting material revolving around them. एक तो बड़ा वाला स्टार हो गया बीच में, वो जो सभी डायरेक्शन से सब कुछ खा रहा है एंड ग्रो हो रहा है। ये छोटे छोटे सेंटर्स जो है ना, वो लोकल एरिया में जो जो मिल रहा है वो खा रहे हैं और ग्रो हो रहे हैं, एंड एज दे आर ग्रोइंग देयर ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल. नाउ दीज लोकल सेंटर्स गॉट कन्वर्टेड इनटू प्लैनेट्स. ठीक है, और ये बीच वाला सेंटर गॉट कन्वर्टेड इनटू द सन. सब लोग इसी के आजू बाजू घूमेंगे बिकॉज इट हैज द मच मोर ग्रेविटी. ठीक है, एंड दैट्स हाउ द सोलर सिस्टम वाज क्रिएटेड अकॉर्डिंग, दिस इज द थ्योरी अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट एंड लैपलेस. तो नेबुलर हाइपोथेसिस, जस्ट अ मिनट. हाँ, नेबुलर हाइपोथेसिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ अर्थ ओरिजिन proposed by Immanuel Kant and later developed by Laplace. Earth formed from the hot rotating nebula. ये जो नेबुला सेंटर के तरफ जो मूव हो रहा है, जो कंडेंसेशन हो रहा है, इसको एक टर्म कहा जा सकता है. टर्म, देयर इज अ टर्म फॉर इट कॉल्ड नेबुलर एक्रीशन. इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल कोलैप्स. मास बढ़ गया तो ग्रेविटी बढ़ गया, तो एवरीवन इज कोलैप्सिंग इनटू द सेंटर. इसको कहेंगे हम ग्रेविटेशनल कोलैप्स. बट ये जो प्रोसेस है, द हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल कोलैप्स इज कॉल्ड एज नेबुलर अक्रीशन. ये जो, दिस इज द सेंटर ऑफ द नेबुला एंड एवरीथिंग इज रोटेटिंग अराउंड द नेबुला, अराउंड द सेंटर एंड फॉलिंग इनटू द सेंटर. ये फॉलिंग इनटू द सेंटर वाला प्रोसेस विच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल कोलैप्स इज कॉल्ड एज नेबुलर अक्रीशन. जस्ट अ वर्ड, इसको अंदर धकेल रहा है ऐसा कुछ प्रोसेस जिसको बोलेंगे नेबुलर अक्रीशन. द टर्म सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट. ये क्या साइंटिफिक टर्म है, बट इट हैज वेरी सिंपल मीनिंग कि सब कुछ अंदर जा रहा है सेंटर के तरफ, एंड ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल कोलैप्स. हेवी मटेरियल सिंक इनवर्ड while lighter material remained outside. This line is super important. ग्रेविटेशनल कोलैप्स में जो हैवी मटेरियल है, जिसका ग्रेविटी ज्यादा है, वो सेंटर में होगा, और जिसका ग्रेविटी कम है वो थोड़ा बाहर रहेगा. मतलब whatever material is there in the center has more density, it has more mass. डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वेट ज्यादा है उसका. जो बाहर की तरफ है उसका थोड़ा कम है. अगर उसका ज्यादा होता तो ये सब मटेरियल उसी की तरफ जाता ना. सो सेंटर का बहुत ज्यादा डेंसिटी है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल कोलैप्स. डन. इट हैज हैपेंड विद द अर्थ एज वेल. इसका मतलब अर्थ का सेंटर भी बहुत ज्यादा डेंस होगा. दिस इज व्हाट वी गेट फ्रॉम द थ्योरी ऑफ इमैनुअल कांट. Heavy material sank inward, lighter material remained outside. This process is called as density differentiation. It formed layered structure of the earth. The deeper we go, we find lighter density minerals and elements. This complete structure layering of the earth's interior is a result of gravitational collapse. Now, I'll just show you a thing. We are just discussing. Now, एक पार्टिकल है, ये नेबुलर एक्रीशन का प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज द सेंटर. यहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है. ठीक है, इसने ये वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लिया. एज इट अब्सॉर्ब्ड दिस पार्टिकल, इसका वेट बढ़ गया, मास बढ़ गया, ये बड़ा हो गया. ठीक है, बहुत कुछ खाने के बाद ये सेंटर वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका, इट इज कीपिंग इट इंटैक्ट. ये अंदर खींच के रख रहा है सबको, बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल वेट होने के, ग्रेविटेशनल फोर्स होने के वजह से. नाउ दिस पर्टिकुलर शेप हैज द हाईएस्ट ग्रेविटी, so the highest density and the highest mass. Done.
अभी इसका तो नहीं बढ़ेगा साइज, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच के अंदर रख रही है एंड इट हैज अचीव्ड इट्स मैक्सिमम डेंसिटी वाली स्टेट। अब जो होगा वो यहां से शुरू होगा, यहां पे लेयरिंग होगी एक। इसका जब फाइनल हो जाएगा अचीवमेंट ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी इट कैन होल्ड, उसके बाद एक बाहर लेयर शुरू होगा एंड दैट्स हाउ प्लैनेट वाज क्रिएटेड या फिर सन वाज क्रिएटेड। ये जो अंदर का जो डेंसिटी है ये सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम, इससे थोड़ा कम बाहर का होगा, इससे बहुत कम बाहर का, और जो आउटर लेयरिंग है, जो लास्ट लेयर है, इसका डेंसिटी सबसे कम होगा। सो ओवरऑल मटेरियल हैड अ डेंसिटी डिफरेंशिएशन। जो क्रस्ट जहां पे हम लोग अभी रह रहे हैं, दैट इज द लाइटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, एंड द कोर विच इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, and that's what we get from the theory of Immanuel Kant and Laplace. Understood? This theory is important because it tells us about the density differentiation, and according to the density there is a scheme, structure of the interior of the earth based on the density. There's another scheme, chemical nomenclature of the layers of the interior of the earth. What I'm trying to say is, because of these two people, हमें पता चला कि अर्थ के अंदर सब डेंसिटी एक जैसी नहीं है, सेंटर में बहुत ज्यादा है, ऊपर बहुत कम है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी डिफरेंशिएशन सम थिंग्स हैपेंड इन द पास्ट, some things have happened in the past. Now we are talking about the next topic, which is, obviously we have a slide for it. Instead of me saying it out loud, let's just have a look at the slide so that you get used to the format of the lecture. Hey, wait. क्या हो गया? This slide, composition of the earth. This is the next topic we are going to discuss, and this is the layering of the earth. ये बहुत ज्यादा डेंस वाला पार्ट है, इससे ज्यादा डेंसिटी, इससे कम डेंसिटी ये वाला पार्ट में, इससे कम ये, और इससे लाइटेस्ट, सबसे कम डेंसिटी होगा क्रस्ट का, जहां पे हम लोग रहते हैं अभी। तो सो फार वी हैव एन आइडिया कि अर्थ के अंदर सबका डेंसिटी एक जैसा नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। डन। अब हम देखेंगे कंपोजिशन है क्या वैसे। दिस इज द डायग्राम दैट यू हैव टू लुक एट मच ऑफन इन दिस लेक्चर। ये क्रस्ट है, ये कोर है, मतलब दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, यहां से ड्रॉ किया तो दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, एंड दिस इज द क्रस्ट। एज यू गो डीपर डेंसिटी विल इंक्रीज, यहां से जब नीचे जाओगे आप डेंसिटी बढ़ेगा, एंड द डेंसिटी, इसका यूनिट है 5.5 इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज द यूनिट। 5.5 gram cubic centimeter is the average density of the earth. Done? Okay. Now let's move on to the composition of the earth's interior. Now when we say the composition of the earth, we necessarily mean chemical composition. कि chemicals क्या क्या है अंदर, because after all everything is made of atoms, neutrons, electrons, मतलब elements. So जो अंदर elements हमें मिलेंगे वो अगर हमें पता चल जाए what is there inside, then only we can understand what they are made of, मतलब what rocks are made of. जितने ज्यादा elements मिलेंगे उसी से rock बनेंगे. So to understand that, let's dig deeper. Let's go to the composition of the earth. जो सबसे ज्यादा मिलेगा अर्थ के अंदर, that is oxygen. ये क्लाइमेट, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंड, क्रस्ट, मैंटल, कोर, इसके बारे में चर्चा हो रही है, एंड वी फाउंड ऑक्सीजन देयर, देन वी फाइंड सिलिका, देन आयरन, एंड देन एल्यूमिनियम.
So to sum up everything, we have this chart. Now focus on the crust. Crust पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है? ऑक्सीजन. 47% of the crust is made of oxygen. Then the second, the most abundant mineral is silicon. 28% is silicon. Then aluminium and then iron. But this whole percentage flips completely when it comes to whole earth. सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? आयरन. होल अर्थ के कंपोजिशन में सबसे ज्यादा आयरन मिलेगा, उससे थोड़ा कम ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन एंड देन एल्यूमिनियम. सो व्हेन इट कम्स टू क्रस्ट, ऑक्सीजन इज द हाई रैंकर, एंड व्हेन इट कम्स टू कोर या फिर एज यू गो डाउनवर्ड्स, क्योंकि अर्थ का होल अर्थ मीन्स व्हाट? मैंटल, कोर एंड क्रस्ट. इन सब का मिला के अगर अर्थ के क्रस्ट में बहुत कम आयरन है, it's 5%, then it means most of the iron is in the core या फिर mantle. बट मैंटल या कोर में, यहां तो लिखा ही है मैंने कि कोर में सबसे ज्यादा आयरन मिलेगा आपको. 32% of the core is made of iron, and this aligns with the theory that we had to in the previous topic, which is gravitational collapse. Density differentiation हो रहा है, and that's the reason जो आयरन की जब सबसे ज्यादा डेंसिटी है, दैट इज सेटल्ड इन द कोर एंड नॉट इन द क्रस्ट, क्योंकि आयरन इज हेवी, इट हैज मोर डेंसिटी. अंडरस्टूड? इस चार्ट से तो इतना पता चलता है कि क्रस्ट के अंदर है ऑक्सीजन एंड कोर के अंदर होगा आयरन. बट वी आर मिसिंग आउट ऑन वन पर्टिकुलर एलिमेंट, दैट इज सिलिकॉन. सिलिकॉन अर्थ के क्रस्ट में सेकेंड हाईएस्ट कंपोजिशन इज सिलिकॉन. उसके बाद आता है आयरन एंड उसके बाद एल्यूमिनियम. अगर होल अर्थ का देखा जाए तो 15% ऑफ द होल अर्थ इज मेड ऑफ सिलिकॉन, कंसिडरिंग 5% फ्रॉम द कंसिडरिंग 28% ऑफ द क्रस्ट. इसमें से इसका और इसका कंसिडर करके पूरा 15% ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सिलिकॉन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग. ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट. अगर ऑक्सीजन अर्थ के अंदर मिल रहा है इन द सॉलिड फॉर्म, इट मस्ट बी कनेक्टेड विद सम अदर एलिमेंट. मेरे कहने का मतलब यह है कि इट मस्ट बी फाउंड इन द फॉर्मेट ऑफ अ कंपाउंड, एंड दैट कंपाउंड इज सिलिकेट. दिस सिलिकॉन क्रस्ट के अंदर जो सेकेंड रैंकर है, दैट इज सिलिकॉन, इट केमिकली रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड दे टुगेदर फॉर्म सिलिकेट. अगर सिलिकॉन 28% है, ऑक्सीजन 47% है, और हमने कंसिडर कर लिया कि सब पूरा 47% ऑक्सीजन डजंट रिएक्ट विद द सिलिकॉन, थोड़ा तो आएगा बट फिर भी वो ज्यादा ही है. सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन उसको हम कंबाइन कर दे तो बहुत ज्यादा सिलिकेट बनेगा, एंड दैट इज द केस. इफ यू लुक एट दिस कंपाउंड कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, दिस इज द चार्ट वी आर नेसेसरीली डिस्कसिंग. यू कैन फाइंड अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलेगा सिलिकेट. ये तो हमने एलिमेंटल कंपोजिशन देख लिया कि सिंगल सिंगल एलिमेंट कौन से ज्यादा मिलते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, एल्यूमिनियम. बट इफ वी टॉक अबाउट द कंपाउंड्स, तो दिस इज द चार्ट वी आर लुकिंग फॉर. सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन सा मिलता है? दैट इज सिलिकेट. एवरीबडी नोज अबाउट द एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स, राइट? मिक्सचर्स का कुछ ऐसा फिक्स कंपोजिशन नहीं होता. मिक्सचर इज लाइक अ लेमनेड, या फिर पानी में नींबू शुगर डाल दिया तो दैट इज अ मिक्सचर. बट कंपाउंड हैज पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला. तो अर्थ का कंपाउंड वाला कंपोजिशन है, दैट इज ऑल सिलिकेट्स. अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलेगा सिलिकेट. अपर मेंटल में सिलिकेट, लोअर मेंटल में सिलिकेट. जस्ट द कोर इज डिवॉइड ऑफ सिलिकेट्स. आयरन एंड निकेल वहां पे मिल रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द डेंसिटी. Silica has less density than the metallic minerals that we found in the core. That's why silica has settled in the upper part of the earth, and heavy denser material like iron and nickel have been settled in the inner part of the earth, which is core. Okay, so far so good. Okay, now the earth's crust, silicate तो मिल रहा है, that is fine, we understood कि सिलिकेट मिलेगा अर्थ के अंदर. सबसे ज्यादा जो मिलेगा दैट इज सिलिकेट. बट सिलिकेट में भी तो, इफ सिलिकेट इज अ बिगर कैटेगरी, वो तो कंपाउंड है ना, बट कंपाउंड का वेरिएशन होगा. एज इन फॉर एग्जांपल शुगर है, बट शुगर का भी वेरिएशन है ना. ग्लूकोज है,
सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, whatever. I am not good with the chemistry, but you need to understand that silicate is a big category, and under that category there are few minerals. These are the minerals. जैसे कि सिलिकेट एक बड़ा कैटेगरी हो गया, उसमें अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलेगा फेल्डस्पर, देन क्वार्ट्ज, देन पायरोक्सिन, देन एम्फीबोल, देन माइका. दिस मीन्स अगर आप क्रस्ट पे जाके एक पत्थर उठा लो, रॉक, उसके अंदर सिलिका मिलने का चांसेस है. उसमें भी कौन सा सिलिका मिलेगा? आइदर इट इज फेल्डस्पर, बिकॉज इट इज 50% ऑफ द क्रस्ट इज मेड ऑफ फेल्डस्पर, विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिलिका. फेल्डस्पर मिलेगा, या फिर क्वार्ट्ज मिलेगा, या फिर पैरोक्सिन मिलेगा, नहीं तो एम्फीबोल या फिर माइका. कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बिकॉज 50% ऑफ द क्रस्ट इज मेड ऑफ फेल्डस्पर, और ये सब मिला के सब सिलिकेट ही बनता है ना. ओके, दिस इज अबाउट द क्रस्ट. लेट्स गो डीपर. अपर मैंटल ऑल्सो है सिलिकेट्स, जिसमें क्या है? ओलिविन एंड पायरोक्सिन. और नीचे जाओ तो भी मिलेंगे सिलिकेट. उसमें क्या कैटेगरी है? पेरोव्स्काइट्स. यहां पे मैंने लिखा है पेरोव्स्काइट्स आर द मोस्ट अबंडेंट मटेरियल इन द अर्थ्स इंटीरियर, मेकिंग अप टू 38% ऑफ द टोटल वॉल्यूम. अर्थ के टोटल वॉल्यूम में पेरोव्स्काइट्स का 38% कंट्रीब्यूशन है. These are all the facts which are necessary because they can come up as a question in the prelims. Objective facts these are. So you need to take heed of this. अब यहां तक तो ठीक है, अर्थ क्रस्ट में भी मिल गया सिलिकेट, यहां तक तो लोअर मैंटल तक तो ठीक है. अब आएगा आयरन एंड निकेल कोर, बिकॉज इट हैज द हायर डेंसिटी. ये सब चार्ट हमने पढ़ लिया तो हमें ये पता चलता है कि अर्थ अपर इंटीरियर लेयर्स, जिसको क्रस्ट और मैंटल बोल सकते हैं, दे आर कंपोज प्राइमरली ऑफ सिलिकेट मिनरल्स. ठीक है, अगर ऐसा है तो अर्थ का क्रस्ट कुछ ऐसा दिखेगा. क्रस्ट, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, यहां तक तो पूरा सिलिकेट भरा हुआ है, एंड नीचे आयरन, निकेल एंड अलॉयस, ये कोर और आउटर कोर में. आउटर कोर में थोड़ा इंप्योरिटी है. आउटर कोर हैज some percentage of silicates in it. That's why it's a bit impure, and that contributes to the fact that outer core is a liquid. But we'll talk about it later. Let's focus on this now. तो हमने क्या पढ़ा अब तक कि सिलिकेट का कंपोजिशन बहुत ज्यादा है अपर लेयर्स में, और आयरन, निकेल, अलॉयस का कंपोजिशन कोर के अंदर ज्यादा है. एंड इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल कोलैप्स, डेंसिटी डिफरेंशिएशन. जब नेबुलर अक्रीशन हो रहा था, at that time it happened. It's not hard thing to contemplate because you just need to understand ऊपर बहुत सिलिका है, नीचे बहुत मेटल, हेवी मेटल्स है, एंड ये सब कुछ हुआ है बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंशिएशन. इफ यू अग्री टू दिस, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रॉक्स एंड मिनरल्स. अब तक हमने पता कर लिया कि ओरिजिन कैसे हुआ था अर्थ का, देन कंपोजिशन क्या है अर्थ का, केमिकल भी देख लिया, मतलब आई मीन एलिमेंटल भी देख लिया, एंड कंपाउंड वाला भी देख लिया. एलिमेंट में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन एंड एल्यूमिनियम. दीज 4 आर द एलिमेंट्स. इसके कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा कंपाउंड मिलता है सिलिकेट. सिलिकेट में भी बहुत डिफरेंशिएशन है क्योंकि इट इज अ ब्रॉडर कैटेगरी. उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? फेल्डस्पर. कहां पे? क्रस्ट पे. होल अर्थ का देखे तो पेरोव्स्काइट्स मिलेगा. दिस इज द फैक्ट दैट यू नीड टू मेमोराइज. फेल्डस्पर इज द मैक्सिमम या फिर अबंडेंटली फाउंड एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. उसके बाद एलिमेंट नहीं, कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. देन ओलिविन एंड पायरोक्सिन. इसका खुद का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि इफ वी स्टडी ओलिविन एंड पायरोक्सिन इन द अपर मैंटल, वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द अपर मैंटल. ये ओलिविन जो है वो दिखने के लिए ग्रीन कलर का होता है. ये पायरोक्सिन जो है ना, वो दिखने के लिए सॉरी, इन इट्स बिहेवियर इट्स अ बिट फ्लेक्सिबल. उससे जो पत्थर बनेगा दैट विल बी अ फ्लेक्सिबल पत्थर. ठीक है, विल गो टू दैट, बट फर्स्ट I need you to understand this is the structure, chemical composition of the Earth's interior. Understood? ठीक है. अब अगला वाला टॉपिक, rocks and minerals. Let's move on to that. After the chemical composition, it's time for understanding the rock in the interiors.
सिलिकेट्स आर इन अबंडेंस, ये तो क्लियर हो चुका है. नाउ द रॉक्स जो क्रस्ट पे मिलेंगे, मेंटल में मिलेंगे, ये भी क्लियर है कि वो तो ज्यादातर सिलिकेट से बने होंगे. इफ दैट्स द केस वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट सिलिकेट्स मोर. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू डू दैट, let's focus on this chart. This chart is about the settlement of silicate minerals at the different levels of the interior. Upper crust quartz has been settled. उससे नीचे जैसा जाओगे आप, much deeper if you go, orthoclase you will find, then feldspar, then muscovite, then biotite, amphibole, pyroxene and olivine. ये तो पहली, what I am trying to say is, if you dig now, you will find a rock like this, quartz. If you go deeper, you will find this, orthoclase. Now, I need you guys to pay attention to the color of the rock. ठीक है? If you go deeper, if you dig now, you will find quartz. Then you go deeper, there's orthoclase, then feldspar, then mica, then biotite. यहां तक तो बहुत लाइटर कलर के रॉक्स मिल रहे थे. Now, the shade or the color of the rock is getting darker. बायोटाइट से भी आप नीचे जाओगे तो यू विल फाइंड एम्फिबोलाइट, पायरोक्सिन, ओलिविन. दिस इज द चार्ट दैट डिस्कसेस द सेटलमेंट ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, सिलिकेट रॉक्स इन द इंटीरियर्स. ऊपर मिलेगा क्वार्ट्ज. एज यू गो डीपर द डेंसिटी इंक्रीजेस. ओलिविन हैज मोर डेंसिटी देन पायरोक्सिन, पायरोक्सिन हैज मोर डेंसिटी देन एम्फिबोलाइट, एम्फिबोलाइट हैज मोर देन बायोटाइट, देन मास्कोवाइट, देन फेल्डस्पर, देन ऑर्थोक्लेस. सबसे कम डेंसिटी होगा क्वार्ट्ज का. Then, if this is the case, you also need to understand the characteristics of these rocks. 1, 2, 3, 4. First 4 categories show a characteristic of a non-ferromagnesium mineral, and 6, 7, 8 they show the properties of ferromagnesium minerals. ये क्या होता है? Non-ferro and ferro. मतलब if a rock has more iron, एक तो सिलिका ही है, ये सिलिकेट मिनरल्स ही है. सिलिकेट मतलब सिलिका प्लस ऑक्सीजन, इससे बने हुए ये सब है. बट इसमें भी सिलिका अगर ज्यादा होगा तो उसको कहा जाएगा नॉन फेरोमैग्नीशियम, और अगर सिलिका कम होगा एंड आयरन एंड मैग्नीशियम ज्यादा होगा तो इसको कहेंगे फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स. आप अब ये कंसिडर कर लो, इफ यू हैव अ रॉक जिसके अंदर बहुत सिलिका भरा हुआ है तो दैट इज अ लाइटर रॉक, डेंसिटी उसका कम होगा. और अगर उसी रॉक में सिलिका निकाल दे और आयरन एंड मैग्नीशियम भर दे तो दैट इज अ हेवियर रॉक, इट हैज मोर डेंसिटी. कूल. सो 6, 7, 8 has more iron, more magnesium. 1, 2, 3, 4 has more silica. तो उसको कहा जा सकता है नॉन फेरोमैग्नीशियम, जिसमें आयरन नहीं है या फिर कम है. एंड ये जो है वो फेरोमैग्नीशियम जिसमें आयरन है, उसी का मतलब होता है सिलिका कम है. एंड दिस बायोटाइट गाय, दिस रॉक इज द रॉक इन द ट्रांजिशन. वो अभी फिक्स नहीं कर पा रहा, मुझमें ज्यादा सिलिका भर दूं या ज्यादा आयरन भर दूं. सिंपल एज दैट. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या देखा, पहले तो क्या देखा, ऑक्सीजन, आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब बहुत ज्यादा मिल रहा है एलिमेंटल लेवल पे इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो हमने देखा ठीक है, ये तो एलिमेंट्स तो ज्यादा मिल रहे हैं, इससे कंपाउंड क्या तैयार हो रहा है. तो ऐसा पता चला कि सिलिकॉन इज द हाईएस्ट, सिलिकेट कंपाउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड मोर बाय सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. तो हमने देखा कि अच्छा सिलिकेट ज्यादा मिल रहा है, तो लेट्स स्टडी सिलिकेट. सिलिकेट में क्या मिल रहा है? वी फाउंड क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लेस, फेल्डस्पर, मस्कोवाइट, बायोटाइट, एम्फिबोलाइट, पायरोक्सिन, ओलिविन. अब हम देख रहे हैं ऑल दीज रॉक्स मेड फ्रॉम द सिलिकेट मिनरल्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहला फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऊपर के 4 जो मिल रहे हैं ना, उनका डेंसिटी कम है, ये बहुत ऊपर मिल रहा है. जो नीचे खोद के निकालने पड़ रहा है दैट इज एम्फिबोल, पायरोक्सिन, ओलिविन. इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसमें मिलता है आयरन एंड मैग्नीशियम. इसको कहेंगे फेरो, इसको नॉन फेरो. अब हम कैटेगराइज कर देंगे नॉन फेरो, फेरो में. सिलिकेट मिनरल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज.
बेस्ड ऑन देयर आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिका। और क्या है वो दो कैटेगरीज? नॉन फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स एंड फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स। आपको थोड़ा इजी जाए इसलिए आई विल राइट समथिंग हियर। इस पे लिख देता हूं मैं मोर सिलिका, यहां पे लेस सिलिका। इफ दीज रॉक्स हैव मोर सिलिका, उसका मतलब है दे आर एसिडिक इन नेचर। अगर सिलिका ज्यादा हुआ तो रॉक बन जाएगा एसिडिक, अगर सिलिका कम हुआ तो रॉक बन जाएगा बेसिक। ठीक है, दिस इज द मेजर डिफरेंस दैट वी नीड टू पे अटेंशन टू। दिस इज एसिडिक रॉक अगर सिलिका ज्यादा है, इस बेसिक रॉक अगर सिलिका कम है। डन। सिलिका ज्यादा है मतलब क्या कम है? आयरन कम है एंड मैग्नीशियम कम है। अगर सिलिका कम है मतलब क्या ज्यादा है? आयरन ज्यादा है और मैग्नीशियम ज्यादा है। तो दीज आर द डेंसर रॉक्स एंड दीज आर द लाइटर रॉक्स। ये मिलेंगे ऊपर, ये मिलेंगे अर्थ के अंदर। ठीक है, और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? यहां पे फिर से मैं लिख देता हूं सिलिका, यहां पे लिख दो सिलिका is more and silica is less. If the rock has more silica, low density, settled on the top, जहां पे कॉन्टिनेंट्स मिलेंगे आपको वहां पे ये रॉक मिलेंगे, सिलिका वाले रॉक, जिसको कहा जाता है नॉन फेरोमैग्नीशियम मिनरल। उन रॉक में फेरस एंड मैग्नीशियम नहीं होगा या फिर कम होगा। अगर उस रॉक में सिलिका कम है, उसी का मतलब है फेरोमैग्नीशियम ज्यादा है, दैट मींस हाई डेंसिटी। They are settled in the deeper parts of the earth, which is ocean floors. यहां पे मिलेंगे। कलर, सिलिका ज्यादा है तो लाइट इन कलर, सिलिका कम है तो डार्क इन कलर। सिलिका ज्यादा है तो लो मेल्टिंग पॉइंट, सिलिका कम है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, दे आर ससेप्टेबल टू द वेदरिंग। ये कैटेगरी छोड़ दो आप। दीज आर हार्ड एंड ब्रिटल, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। जैसे कि इफ यू हैव दिस पेन आई हैव, अगर ये ग्लास का बना होगा तो इट इज हार्ड, इसको मैं ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं कर सकता ना, ये मोड़ नहीं सकता मैं, ये दिस इज हार्ड। बट इफ आई ट्राई एंड पुट अ प्रेशर इट विल ब्रेक, सो इट्स अ ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल, अपोजिट टू दिस। अगर ये रॉक, ये जो पेन है ये इससे बना होता तो ये ग्लास जैसा हार्ड एंड ब्रिटल होता। अगर ये इससे बना होता तो ये रबर जैसा स्ट्रॉन्ग होता एंड नॉट ब्रिटल, इट कुड हैव बीन बेंट, ये बेंड हो जाता, टूटता नहीं है, ब्रिटल नहीं है, इट इज फ्लेक्सिबल बट इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज हार्ड टू कट दिस। अंडरस्टूड? तो दैट इज द डिफरेंस। अगर ये बेसॉल्ट है, द एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ रॉक्स इज बेसॉल्ट, और इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। अगर ग्रेनाइट में हाथ में लू, मैं तो दोनों भी रॉक नहीं तोड़ सकता, स्टिल फिक्शनली इफ आई ट्राई टू डू दिस विद द ग्रेनाइट, ये ऐसा टूट जाएगा। अगर बेसॉल्ट है तो ये मुड़ जाएगा, बट इट इज वेरी हार्ड टू बेंड द बेसॉल्ट, नॉट ओनली फॉर मी, ऑल्सो फॉर द जियोमॉर्फोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। मैग्मा मेड ऑफ दीज रॉक्स is highly viscous and magma made of these rocks is less viscous. ये थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेरे हाथ में ग्रेनाइट है, मैं इसको पिघला दूं तो इसका क्या बनेगा? लावा बनेगा। आई विल कंपेयर दिस लावा विद टोमेटो केचप। एक टोमेटो केचप का आपके पास पैकेट है, बहुत गाढ़ा है, उसको अगर मैं खोल दूं और पोर कर दूं एक डिश पे, तो वो बहुत कम जगह फैलेगा, वो एक ही जगह इट विल स्टिक, इट विल स्प्रेड, बट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो गाढ़ा है, पानी की तरह तो नहीं होगा, वो फ्लूइड, वो टोमेटो केचप है ना। तो दैट इज ग्रेनाइट वाला मैग्मा। ग्रेनाइट को हमने गर्म कर दिया तो उसका कन्वर्जन मैग्मा में होगा, जिसको हम लावा बोलते हैं। तो इफ आई पोर दैट तो इट विल एक्ट एज अ टोमेटो केचप। अगर ये पेन जो है वो बेसॉल्ट का है, इसको मैं गर्म कर दूं और इससे मैं लावा तैयार करूं, तो वो लावा, वी कैन कंपेयर दैट लावा टू अ टोमेटो केचप बट मिक्स्ड विद द वाटर।
टोमेटो केचप जो पहला था एसिडिक वाला, वो तो बहुत गाढ़ा था, उसमें अगर मैंने पानी मिला दिया, मोमो वाली चटनी, उसमें पानी मिला दिया और वो पोर कर दिया प्लेट पे, तो इट विल स्प्रेड, बहुत ज्यादा स्प्रेड होगा वो. Which means if basaltic lava is there, it can spread, it can form a plateau. Example, Deccan Plateau. And acidic lava is there, it can form a mountain. क्योंकि वो एक ही जगह पे टिकेगा और ज्यादा से ज्यादा जितना डालोगे वो चढ़ता बढ़ता जाएगा. It will rise up to the height of a mountain. So volcanic mountains are acidic mountains या फिर acidic rocks होते हैं उनमें. And if there is a plateau, basaltic plateau, that is a basic, उसमें basic rock मिलेंगे जिसका एक example है basalt. Understood? अगर ये वाले लावाज हुए ना तो ये बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं. ये एक्सप्लोसिव तो नहीं होते लेकिन इट कैन स्प्रेड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस. बेसॉल्ट वाले नॉन फेरोमैग्नीशियम. तो फेरोमैग्नीशियम मिनरल में जो रॉक्स का एग्जांपल है दैट इज ग्रेनाइट, डायोराइट, रायोलाइट. एंड इसमें एग्जांपल है वेट बेसॉल्ट एंड पेरिडोटाइट. हमने क्या देखा, दीज रॉक्स या फिर ये कैटेगरी कहां पे सेटल होती है, ओशन फ्लोर्स. ओशन फ्लोर. ये वाले कैटेगरी वाले रॉक्स कहां मिलेंगे आपको, कॉन्टिनेंट्स. ये कॉन्टिनेंट पे मिलेंगे, ये ओशन फ्लोर पे मिलेंगे. इफ आई से समथिंग लाइक दिस, ओशन फ्लोर्स आर मेड ऑफ बेसॉल्ट. इज दिस ट्रू? यस, दिस इज ट्रू. बेसॉल्ट, ओशन फ्लोर्स. कैटेगरी क्या है इसका, फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स. अगर मैं ऐसा कहूं कि ओशन फ्लोर्स आर मेड ऑफ बेसॉल्ट, द रॉक्स विच आर बेसिक इन नेचर बट वेरी डेंस. करेक्ट. These are the basic rocks and they are dense in color, they have dark color. अगर ग्रेनाइट का माउंटेन मेरे घर के बाजू फूटा तो मुझे बहुत दूर नहीं जाना है क्योंकि वो it will not flow for a longer distance. It will stay intact and it will form stratovolcano. एक इरप्शन होगा, बाद में और एक इरप्शन होगा, और एक इरप्शन होगा, वो माउंटेन बन जाएगा. अगर बेसॉल्ट लावा फूटा, एक तो वो ज्यादा एक्सप्लोसिव है नहीं बट वो लावा मेरे घर के पास आ सकता है. I have to travel to the longer distance. If you look at the map of Maharashtra, Deccan lava जो है basaltic, that flows till the Vidarbha, till the Nagpur city. वो शुरू होता है बॉम्बे से, मुंबई से शुरू होगा वो. It will flow to till the Nagpur, या फिर उसको कहते हैं विदर्भ. That is the local region in Maharashtra. That is the extent of डेक्कन लावा. एसिडिक माउंटेन का वैसा नहीं होता, वो जहां पे है वहां पे उसका हाइट बढ़ेगा. गाइस, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन NFS NFMS नॉन फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स एंड फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स? दिस इज द डिफरेंस. और ये पूरी स्टोरी की शुरुआत हमने कहां से की, कंपोजिशन ऑफ द अर्थ. अर्थ के रॉक्स देख रहे हैं हम. अब नाउ यू अंडरस्टैंड. ओशन फ्लोर पे बेसॉल्ट मिलता है, कॉन्टिनेंट्स पे ग्रेनाइट मिलता है. नाउ देयर इज अ प्रोबेबल क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड कि अगर ओशन फ्लोर पे बेसॉल्ट मिलता है तो महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेटू बना कैसे, बिकॉज इट इज मेड ऑफ बेसॉल्ट. आई हैव दैट आंसर बट विल डिस्कस दैट कंप्लीट थ्योरी इन सम अदर टॉपिक. वोल्केनिज्म या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स में देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. नहीं, एक और भी टॉपिक है, इसी टॉपिक में हम कन्वेक्शनल करंट्स या फिर हॉटस्पॉट देखेंगे. देन आई विल एक्सप्लेन दैट इन दिस लेक्चर ओनली. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, सी द इरप्शन हैज हैपेंड. ये आपको दिख रहा है मैफिक रॉक, ये है फेल्सिक रॉक. इसका कलर बहुत डार्क है, इसका कलर लाइट है. Now the same question arises कि ये अगर ओशन फ्लोर पे मिलता है तो यहाँ पे कैसे दिख रहा है. I'll explain that. बट अभी के लिए आप समझ लो, एक ही जगह पे दो रॉक्स दिख रहे हैं और उनका vividly you can contemplate the difference between the color of these two rocks. ठीक है, यहाँ पे हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स खत्म हुआ टॉपिक. ओरिजिन ऑफ हमने देख लिया, अक्रीशन कैसे हुआ, नेबुला एक्सप्लोजन, नेबुला कंडेंसेशन हुआ. देन कंपोजिशन ऑफ द अर्थ हमने देखा कि एलिमेंटल कंपोजिशन इज
silicon, iron, and aluminum and whatnot. Then we moved on to rocks and minerals. Now the next topic and the most which is the backbone of this lecture is structure and interior arrangement. To watch rest of the video, download the Aithreya app. Link is in the bio. My name is Akhilesh. I'm a geography faculty at Aithreya. I hope I see you in the batch so that we can learn geography together. See you in the next video.